गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था विद्युत क्षेत्र का और उसमें वो टॉपिक था अपना आवेश। आवेश के बारे में हमने कल डिस्कस किया काफ़ी। आवेश की परिभाषा पढ़ी, आवेश के प्रकार पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने सबसे छोटा मात्रक पढ़ा आवेश का इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद हमने आवेश के कुछ गुणधर्म पढ़े थे, ठीक है ना। तो वो हमारा टॉपिक क्लियर है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और आवेश को आपको इतना ही पढ़ना है क्योंकि जनरली जो आवेश से क्वेश्चन बनता है वो बनता नहीं है, आवेश से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ से हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने आवेश का पूरा अध्ययन कर लिया। उसके बाद हम सीधा पढ़ते हैं कूलाम का नियम। आवेश के बाद हम क्या पढ़ते हैं? कूलाम का नियम। देखो ये हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और बार बार हमारे काम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, देखो कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम था। कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम नहीं, वैज्ञानिक का नाम था। उसने दो स्थिर आवेशों के मध्य बल की बात करी थी। दो बिंदुवत आवेश, या मैं बोलूं दो स्थिर बिंदुवत आवेश। सपोज मेरे पास दो बिंदुवत आवेश या दो स्थिर बिंदुवत आवेश Q1 तथा Q2 है। हम आवेश को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q से निर्देशित करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेरे पास दो आवेश हैं Q1 तथा Q2 और दोनों कुछ दूरी पर स्थित है, कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। सपोज दोनों r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है? r दूरी पर स्थित है। Q1 और Q2 दो बिंदुवत आवेश हैं जो कितनी दूरी पर हैं? r दूरी पर स्थित है। तो कूलाम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, विद्युत बल या कूलाम बल, देखो तीन नाम से हम जानेंगे। कूलाम बल भी बोल सकते हैं, स्थिर वैद्युत बल भी बोल सकते हैं, या विद्युत बल भी बोल सकते हैं। तो दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल का परिमाण, हम पहले बल के परिमाण की बात करें तो बल को हम ऐसे निर्दिष्ट करेंगे, बल का परिमाण जो है वो समानुपाती होता है Q1 और Q2 के गुणनफल की। Q1 और Q2 के गुणनफल की। अगर Q1 और Q2 का परिमाण ज्यादा होगा तो बल ज्यादा लगेगा, परिमाण कम होगा दोनों का मान कम होगा तो बल कम लगेगा। तो कूलाम के नियम का फर्स्ट स्टेटमेंट यही होता है कि दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कूलाम के नियम का। सेकंड स्टेटमेंट उसने बोला कि जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। उसने बोला कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती r², F व्युत्क्रमानुपाती r²। ये दूसरा स्टेटमेंट है उसका। ये कौन सा स्टेटमेंट है? दूसरा। उसने बोला कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर अगर इन दोनों स्टेटमेंट को, दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास समीकरण निकल के आती है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। और कंबाइंड इक्वेशन के स्टेटमेंट को अगर एक साथ बोलना हो तो हम बोलेंगे दो बिंदुवत या दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम के नियम का स्टेटमेंट है, ठीक है। अब जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लिया करते हैं, कांस्टेंट K, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। ये कूलाम बल का सूत्र है, अर्थात दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण ये होता है, जहां K क्या है? एक समानुपाती नियतांक। क्या है? समानुपाती नियतांक। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। अगर दोनों आवेश निर्वात या हवा में रखें, दोनों आवेश Q1 और Q2 कहां रखे हैं? निर्वात या हवा में, तो K की वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की घात 9। 9 गुणा 10 की घात 9, ये तो उसका मान हुआ। मात्रक हम इस सूत्र से लिख सकते हैं। अगर K
का सूत्र लिखे तो F_r²/Q1/Q2। F का मात्रक न्यूटन, दूरी है मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है तो, और अपॉन Q1 Q2 के मात्रक कूलम × कूलम स्क्वायर। तो K का मात्रक क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, जिसका मान कितना होगा हमेशा 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 9। K का एक और सूत्र लिखा जाता है, अगर आपने दोनों आवेशों को निर्वात में रखा हुआ है तो हमारे पास K का एक और सूत्र होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, इसको बोला जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की विद्युतशीलता अंग्रेजी में इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये जो वैल्यू है ना एप्सिलॉन नॉट, ये देखो स्थिर आवेश वाले केस में फैक्टर है, एक कांस्टेंट वैल्यू दिया है, हम बोलेंगे जब दो आवेश या दो से ज्यादा आवेश स्थिर हो और उनके बीच कुछ पड़ा जाए, विद्युत क्षेत्र की बात करी जाए या बल की बात करी जाए, तो वहां एक कांस्टेंट हमेशा काम आएगा एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोला जाएगा? निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान भी फिक्स होता है। देखो आपने K का मान लिखा 9 × 10⁻⁴, यहां पुट करो 4 पाई, आपको पता है एप्सिलॉन नॉट हल करो, हल करने से एप्सिलॉन नॉट का जो मान है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान है वो निकल के आता है 8.85 × 10⁻⁻12। और ध्यान से देखो एप्सिलॉन नॉट के एक दूसरे की यूज करना अनुपाती है, तो मात्रक क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। कई बार न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट काम में लेते हैं, या K की वैल्यू डायरेक्ट करनी है तो ये आंसर ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब अगर एप्सिलॉन नॉट या K की आपसे कोई विमा पूछे तो विमा लिखना तो बहुत आसान है, आपसे K की विमा भी पूछ सकता है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समानुपातिक नियतांक हो उसकी विमा पूछे, निर्वात की विद्युतशीलता की विमा पूछे, तो एप्सिलॉन नॉट की विमा लिख देता हूं। एप्सिलॉन नॉट की विमा देखो ध्यान से, कूलम स्क्वायर, कल ही हमने आवेश की विमा पढ़ी थी, A1 T1 स्क्वायर तो क्या हो जाएगी A²T² अपॉन न्यूटन, बल की विमा सब जानते हो, M1 L1 T-2, M1 L1 T-2, बेटा ये होती है बल की विमा। उसके बाद मीटर स्क्वायर लंबाई है L2, अगर हम इसको हल करोगे बेटा तो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट की विमा, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकल के आएगी, M को ऊपर ले जाएंगे, M की घात -1, L1 L2 कितना हो गया? L3 ऊपर जाके क्या बन गया? L-3, T-2, T प्लस का 2 ऊपर, T-2 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? T4 और A² ऊपर। ये आपके एप्सिलॉन नॉट की विमा है। अगर आपसे एप्सिलॉन नॉट की विमा पूछे तो आप मात्रक से विमा लिख सकते हो, जो आपने 11th क्लास में अच्छे से सीखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है बेटा। अब देखो आपने अभी केवल कूलॉम के नियम का स्टेटमेंट सुना, स्टेटमेंट के हिसाब से दो आपके स्टेटमेंट निकल के आए, दो घटक निकल के आए, दोनों को कंबाइन किया, सूत्र बना, सूत्र से हमने ये फॉर्मूला लिखा। हम इस सूत्र को ऐसे नहीं लिख सकते, F बराबर K की जगह मैं क्या पुट करूं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसको मैं समीकरण संख्या डाल देता हूं 2 इसमें, और इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? K की वैल्यू पुट करनी है, K का जो फॉर्मूला है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वह यहां रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं ये दोनों आवेश निर्वात की बजाय किसी माध्यम में रखूं, निर्वात की बजाय किसी माध्यम में रखूं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? या फोर्स जो है वो कितना लगेगा वो हमें चेक करना है। हमें क्या चेक करना है कि निर्वात की बजाय अगर दोनों आवेशों को मैं बेटा दोनों आवेशों को कहां रखूं? किसी माध्यम में। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, पानी हो सकता है माध्यम, कांच हो सकता है माध्यम, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई चालक हो सकता है माध्यम। तो उस केस में ये जो बल लगता है, आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका मान कितना होगा, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए ध्यान से देखो, यही सब कुछ होगा। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि अगर मैं माध्यम में रखूंगा दोनों आवेशों को तो फॉर्मूला क्या होगा? माध्यम के लिए मैंने उस बल को निर्दिष्ट किया M से, M मीडियम, M का मतलब मीडियम, मीडियम में जो बल होगा उसका सूत्र निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखा जाएगा एप्सिलॉन। निर्वात की बजाय माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। सूत्र क्या बना? देखो बाकी स्टेटमेंट वही रहेगी, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, बिल्कुल सही चीज की
माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखो ध्यान से फर्क क्या है दोनों F7N0 और F7N। मैंने क्या किया, समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग लिया, समीकरण 2 में समीकरण 3 का डिवाइड किया। ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 3 है। समीकरण का डिवाइड सबको पता है कैसे किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड का डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड का डिवाइड राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड में इधर देखा मैंने तो क्या लिखा हुआ है f, इधर क्या लिखा हुआ है f, मैंने लिखा f बटा fn। राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में बहुत सारी चीजें कॉमन है, दोनों कट जाएंगी। क्या बचेगा यहाँ पे 1/F7N0 और यहाँ पे 1/F7N, बाकी सब कट जाएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा 1/F7N0 अपन 1/F7N, बाकी सब कैंसिल आउट। क्या बचा फॉर्मूला आपके पास, f बटा fn बराबर F7N बटा F7N0। आपके पास ये सूत्र निकल गया समीकरण 4। आपने तुलना करी, पहले दोनों आवेशों को आपने किसने रखा, निर्वात, उसके बाद किसने रखा, माध्यम में। दोनों केस में बल के सूत्र लिख के भाग दिया तो मेरे पास सूत्र ऐसा कुछ है, निर्वात में बल बटा माध्यम में बल बराबर F7N बटा F7N0। ये माध्यम की विद्युतशीलता और ये निर्वात की विद्युतशीलता है, तो विद्युतशीलता है तो क्या विद्युतशीलता। अगर मैं इन दोनों का अनुपात लिखूं तो इसकी जो मात्रा है वो कैंसिल आउट होगी, कोई कांस्टेंट वैल्यू रहेगी जिसको बोला जाएगा माध्यम का प्रावैधुतांक, माध्यम का प्रावैधुतांक। तो आपके पास एक डेफिनेशन आएगी बीच में छोटी सी, जो शायद इस साल पूछी थी, 2020 में क्वेश्चन आया था, प्रावैधुतांक को परिभाषित कीजिए, प्रावैधुतांक को परिभाषित कीजिए। तो बहुत छोटा सा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रावैधुतांक, प्रावैधुतांक इंग्लिश में इसको बोला जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F7N और इसका सूत्र जो है वो लिखा जाएगा F7N अपॉन F7N। क्या परिभाषा लिखेंगे एग्जाम, क्या परिभाषा लिखेंगे, या तो हम इसके हिसाब से परिभाषा लिखेंगे या फिर इस सूत्र के हिसाब से परिभाषा लिखेंगे। हम ऐसा लिख सकते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का प्रावैधुतांक कहते हैं। बस ये फॉर्मूला लिखो, खत्म। या फिर मैं लिखूं तो स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में बल और माध्यम में बल के अनुपात को माध्यम की विद्युतशीलता माध्यम का प्रावैधुतांक कहते हैं, जिसे F7N से निर्देशित किया जाता है। ये विमाहीन राशि होती है, ये क्या है, विमाहीन या मात्रक। देखो विमाहीन है, दोनों विद्युतशीलता F7N की विद्युतशीलता और F7N की क्या है विद्युतशीलता, दोनों की मात्रा समान होकर कट जाएगी। तो ये एक तरह से यूनिट लेस क्वांटिटी है। F7N क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी। अब ध्यान से देखा जाएगा तो इसकी वैल्यू जो है ना निर्वात के लिए निर्वात या हवा के लिए F7N की वैल्यू 1 होती है हमेशा। निर्वात या हवा के लिए F7N की वैल्यू क्या होती है 1। इसको एक बार देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 1 से गुणा करो, F7N कितना आया F7N इनटू। अगर हम निर्वात की बात करेंगे तो F7N कितना लिखेंगे 1, तो F7N का मान कितना हुआ F7N, वही लिखा हुआ F7N। अगर मैं बोलूं कोई माध्यम है, कोई भी माध्यम है, माध्यम के लिए जो है ना आपको इसकी वैल्यू याद है कि इसके लिए क्या होती है, माध्यम के लिए ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, 1 से अनंत के बीच। माध्यम के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 1 से अनंत के बीच होगी, 1 से बड़ी और अनंत से छोटी। जितने भी सुचालक होते हैं, जितने भी सुचालक होते हैं उनके लिए F7N की वैल्यू अनंत होती है। पानी के लिए अलग, कांच के लिए अलग, बट 1 से बड़ी, 1 से ये वैल्यू बड़ी होती है। F7N की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। किसके लिए, कोई भी माध्यम, कोई भी माध्यम ले लो बेटा, उसके लिए F7N की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। बाकी हवा या निर्वात की बात करी जाए तो F7N की वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब प्रावैधुतांक कितना होगा 1। अब ध्यान से देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि मुझे बताओ कि दो स्थिर आवेशों के मध्य जिनका परिमाण U1 U2 है और दोनों r दूरी पर स्थित है। पहले मैंने उनको निर्वात में रखा, उसके बाद मैंने उन दोनों को किसमें रखा, माध्यम में रखा, और दोनों के बीच बल चेक बताओ किससे ज्यादा लगा, निर्वात में ज्यादा लगा या माध्यम में ज्यादा। आप इक्वेशन नंबर 3 और 2 को ध्यान से देखो। 3 आपके पास
Fn equals to 1/4 pi epsilon naught into epsilon r q1 q2 upon r square। या आप यही पुट कर लो, इसी इक्वेशन पुट कर लो, epsilon naught की जगह ये वाली पुट कर लो, epsilon naught into epsilon naught। तो इक्वेशन 4 से ध्यान से फ्रॉम इक्वेशन 4 से समीकरण 4 से आप ध्यान से देखोगे तो f बटा fn epsilon naught की जगह रखा है epsilon naught into epsilon r upon epsilon naught ये नीचे epsilon naught से epsilon naught कट गया। अब मैंने इसको वर्जन किया तो f into 1 है epsilon r into fn। ये किसमें था? निर्वात या हवा में? ये किसमें था? माध्यम। किसमें ज्यादा होगा? निर्वात। किसमें ज्यादा होगा? निर्वात। कितना गुना? एप्सिलॉन r। माध्यम का जो प्रावेदुकांक है उतना गुना बल ज्यादा लगेगा किसमें? निर्वात। और माध्यम में 1/epsilon r गुना कम लगेगा। माध्यम में क्या होगा? 1/epsilon r गुना कम लगेगा। अर्थात दो स्थिर आवेशों के मध्य बल हमेशा निर्वात में ज्यादा लगता है बजाय माध्यम की। कितना गुना ज्यादा लगता है? माध्यम के प्रावेदुकांक पर निर्भर करेगा। माध्यम के किस पे निर्भर करेगा? प्रावेदुकांक पर बेटा। जिस माध्यम का प्रावेदुकांक ज्यादा होगा उतना उसका बल कम लगेगा, निर्वात में उतना ज्यादा लगेगा। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी कि दो स्थिर आवेश अगर निर्वात में रखे हैं, एक बार पहले हमने उनको निर्वात में रखा तो बल ज्यादा लगेगा, और अगर उसी कंडीशन में हमने उनको दोनों को माध्यम में रख दिया उतनी दूरी पर उतना ही परिमाण के आवेश, तो उस केस में उन पे बल कम लगेगा। कितना कम लगेगा? उस माध्यम के प्रावेदुकांक पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये जो हमने सेकंड टॉपिक या जो सेकंड चीज हमने पढ़ी वो निर्वात और माध्यम की तुलना करी। निर्वात और माध्यम की हमने तुलना करी। अब उसके बाद जो हम पढ़ते हैं उसके बाद जो इसमें जनरल क्वेश्चन, इस बात को बढ़िया समझ, एक नंबर के क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन। कई बार क्या होता है छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछ लेता है। क्वेश्चन कैसे आता है कि दो आवेश पहले निर्वात में स्थित थे तो उनके बीच 10 न्यूटन बल लग रहा था, या इतना जो भी बल लग रहा था 5 न्यूटन बल लग रहा था। अगर उनको हम 5 प्रावेदुकांक वाले माध्यम में रखते तो बल कितना लगेगा? तो सीधी सी बात है, 5 प्रावेदुकांक वाले माध्यम में रखेंगे तो सीधा ही गुणा कर लेंगे। 5 पर पहले निर्वात में रखा था तो बल 10 न्यूटन था, epsilon r का मान 5, तो माध्यम में बल कितना लगेगा? सोचो, क्वेश्चन है कि जब निर्वात में रखा था तो बल था 10 न्यूटन। जनरल एग्जांपल लिया है, जब मैंने उसको epsilon r को 5 में रख दिया तो माध्यम में बल कितना लगेगा? Fm इनवर्स। इसी फॉर्मूले से देखो, ये वैल्यू 10, ये वैल्यू 5, 10/5 2 न्यूटन। माध्यम में कितना हो गया? 2 न्यूटन। निर्वात में कितना था? 10 न्यूटन। क्यों? क्योंकि माध्यम का प्रावेदुकांक epsilon r है, इसमें रखते ही बल कम होगा, इसमें रखते ही बल कम हो गया। कई बार इस टाइप का जनरल क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बेसिक था। अब हम इसका पढ़ेंगे सदिश। आपको पता है गुलाम का नियम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं दो आवेशों के बीच बल, तो आवेशों के बीच बल देख रहे हैं, बल हमें पता है सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश। तो सदिश है तो उसकी दिशा का भी पता होना चाहिए। हम परिमाण तो देख चुके, दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसका परिमाण इतना है, माध्यम में इतना है, निर्वात में इतना है। ठीक है, अगर मैं इसकी दिशा की भी बात करूं तो मुझे उसका सदिश रूप देखना है। और सदिश रूप देखो ध्यान से, आपने 11वीं क्लास में जब गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था तो दो पिंडों के बीच बल पढ़ा था, उस केस में जब बल पढ़ा था तो आपने उसका सदिश रूप भी देखा था, आपने उसका सदिश रूप भी देखा था। और ध्यान से देखो, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कौन सा बल होता है? आकर्षण बल। जबकि स्थिर रैखिक बल, दो आवेशों के मध्य जो बल है वो आकर्षण वाला भी हो सकता है और प्रतिकर्षण वाला भी हो सकता है। वो तो किस पर निर्भर करेगा? आवेश की प्रकृति पर। अगर आवेश दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है तो हमेशा प्रतिकर्षण होगा, और प्लस माइनस है तो उनमें क्या होगा? अट्रैक्शन, हमेशा आकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना, तो हम उसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि प्लस प्लस माइनस माइनस में हमेशा दुश्मनी होती है। दुश्मनी मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे। प्लस माइनस है तो हमें आकर्षण होगा, मतलब उनमें प्यार होगा, दोस्ती होगी, तो उसको हम बोलेंगे दोस्ती। ठीक है, इस तरह से हम ध्यान में रखें। अब हम पढ़ रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, देखो सदिश रूप बहुत आसान है, पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए 11वीं क्लास के, उसके बाद सदिश रूप बहुत आसान है। सदिश रूप को समझने के लिए हमने क्या किया? एक xy समतल मान लिया कि सपोज मेरे पास एक xy समतल है। समतल समझ रहे हो? xy समतल, इसमें पहले मैंने q1 आवेश लिया, सपोज यहाँ रखा हुआ q1 आवेश यहाँ रखा हुआ था। इसकी अगर स्थिति की बात करें तो ये आपका क्या होगा? ओरिजिन मूल बिंदु,
पढ़ा था 11वीं क्लास में। O से जो Q1 की दूरी है उसको हम स्थिति सदिश बोलते हैं। इसको किससे निर्देशित किया है? R1 सदिश से, ठीक है ना। ये R1 सदिश चेंज होगा, Q1 इधर उधर होगा तो R1 सदिश भी चेंज होगा, ठीक है, इसकी दिशा भी बदलेगी। दूसरा जो हमने लिया, सपोज Q2 यहाँ पे रखा हुआ, Q2 आवेश बिंदु आवेश है यहाँ पे रखा होगा। अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं तो ये मेरी स्थिति है सपोज R2 सदिश, क्या है? R2 सदिश, बिल्कुल सही है। Q1 Q2 R1 R2 अलग अलग स्थितियों में रखे हुए दोनों। अब हमें क्या करना है? इन दोनों के बीच जो बल लगता है कि Q1 Q2 पर कितना बल लगा रहा है, Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ये वाली विस्थापन सदिश। आपने क्या पढ़ा था? इनको हम बोलते हैं स्थिति सदिश और ये क्या होती है? विस्थापन सदिश। इसको क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन सदिश। ये वाली जो दूरी होती है बीच की, इसको बोला जाता है विस्थापन सदिश। सदिश राशि है, बिल्कुल डायरेक्शन मैटर करती है इसमें, ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं Q2 पर Q1 की वजह से बल की बात करूं, Q2 पर Q1 की वजह से बल की बात करूं, इधर आइए, दोनों प्लस प्लस हैं, प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, क्या Q1 अपनी तरफ खींचेगा या दूर भगाएगा? बिल्कुल इसको दूर भगाएगा। Q2 को Q1 क्या करेगा? फेंकेगा, चल भाई तो किसी काम का नहीं, दुश्मनी हो जाएगी। Q2 को Q1 जो है वो दूर भगाएगा, इस दिशा में भगाएगा। इस बल को मैं लिखूं F2 बल, 2 पर 1 के कारण, 2 पर 1 के कारण बल F2 सदिश। अगर आपके Q2 पर Q1 की वजह से बल इस दिशा में लग रहा है तो क्या विस्थापन भी इसी दिशा में होगा? हम जानते हैं कि क्लास में पढ़ा, जिधर बल लगता है उधर ही विस्थापन होता है, जिधर बल लगता है उधर ही विस्थापन। Q2 पर 1 की वजह से बल नीचे की तरफ, तो विस्थापन भी। इस विस्थापन सदिश को मैंने लिख दिया R2 सदिश। क्या लिख दिया? R2 सदिश। और अब मैं इसको सदिश रूप में लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो R2 सदिश का मान भी बता सकता हूं आपसे। ध्यान से देखो, इसमें आप त्रिभुज नियम लगा सकते हो। इसमें आप त्रिभुज नियम लगाओगे तो ये सदिश और ये सदिश सेम डायरेक्शन में, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। त्रिभुज नियम क्या कहता है? त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में दो सदिशों को निरूपित करें तो तीसरी जो भुजा है वो विपरीत क्रम में दोनों का क्या होता है? हमेशा जोड़। तो देखो R1 सदिश प्लस R2 सदिश बराबर क्या होगा? R2 सदिश। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मैं उसको उधर ले जाऊंगा, तो बताओ R2 सदिश कितना होगा? तो आप लिखोगे R2 सदिश माइनस R1 सदिश। ये इसका मान है। R2 सदिश का जो मान है उसको हम ऐसे लिखेंगे, R2 सदिश माइनस R1, मतलब इस पोजीशन में इस पोजीशन को माइनस करेंगे तो ये विस्थापन सदिश आएगा, जो हम फाइंड आउट कर लेंगे, जिसकी दिशा किधर होगी? Q1 से Q2 की तरफ, जिधर बल लगता है उसी दिशा में। अब आप अगर F2 सदिश को लिखो सदिश रूप में, तो F2 सदिश क्या लिखा जाएगा? F2 सदिश बराबर K की जगह चाहो तो आप अगर दिमाग में रखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, चाहो तो K लिख सकते हो, बात एक ही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 सदिश के परिमाण का होल स्क्वायर इनटू R2 कैप। देखो हमने 11वीं क्लास में भी सीखा था, जब भी सदिश रूप में लिखा जाता है कि किसी भी कोई भी जैसे बल है, बल को हम सदिश रूप में लिखते हैं तो पहले बल का परिमाण और उसके बाद उसकी दिशा। तो एकांक सदिश क्या बताता है? हमेशा दिशा। सदिश की क्या बताएगा? दिशा। तो R2 सदिश क्या बताया हमने? F2 सदिश की दिशा, जिधर बल लग रहा है। R2 सदिश की दिशा इधर की, बल की दिशा में। अगर चाहो तो R2 सदिश है, इसका सूत्र लिख सकते हैं। एकांक सदिश का सूत्र आपने सीखा होगा, A कैप वाला सूत्र याद होगा, A कैप इक्वल्स टू A वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, देन R2 कैप इक्वल्स टू क्या लिखोगे? R2 सदिश अपॉन उसका परिमाण, R2 सदिश का परिमाण भी। अगर आप ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा F2 सदिश का? F2 सदिश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब देखो इसका स्क्वायर और ये K वैल्यू कितना हो जाएगा? R2 सदिश के परिमाण का होल क्यूब इनटू R2 सदिश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ में आया? बिल्कुल सिंपल। उसके बाद ध्यान से देखो, ये तो आपने लिखा 2 पर 1 के कारण बल। इसी प्रकार क्या Q2 भी Q1 पर बल लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, उतने ही परिमाण पर, उसकी दिशा विपरीत होगी। इसी प्रकार Q1 पर Q2 के कारण बल, Q2 के कारण बल, ध्यान से देखो बेटा, Q2 पर Q1 पे बल लगाएगा। ऐसा थोड़ी है कि Q1 ही Q2 पे बल लगा रहा है, ये भी इससे उतना ही बल लगाएगा, उतने परिमाण का, और उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत। प्लस प्लस प्रतिकर्षण, Q2 भी Q1 को दूर भगाएगा, भाई तू भी चल, तू भी वापस चल, ठीक है ना? इसने इसको धक्का मारा तो बोला तू भी उधर चल, मैं भी इधर को नहीं आने, ठीक है? तो Q2 भी Q1
Q1 पे उस तरफ बल लगाएगा। कितना लगाएगा? जब इस फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट लिखूं, देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से डायरेक्ट लिखूंगा तो F12 सदिश लिखा जाएगा इसको। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 1 पर 2 के कारण बल कितना होगा? उतना ही परिमाण उतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बलों का परिमाण का गुणनफल, आवेशों के परिमाण जो है Q1 Q2 का गुणनफल समानुपाती है। बीच की जो विस्थापन है इसको हम इस बार ऐसे लिखेंगे 2 से 1 की तरफ, उसको लिखा जाता है R12 सदिश इस दिशा में। ध्यान से, तो बीच की जो मैग्नीट्यूड है वो तो उतनी ही है, केवल दिशा बदल गई। R21 के नीचे R12 की ऊपर, इसको क्या लिख सकते हैं हम? R12 सदिश के परिमाण का होल क्यूब, चाहे तो R21 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनटू R12 सदिश, ये दिशा बता रहा है। R12 सदिश जिसकी दिशा किधर है? ऊपर की ओर। अगर मैं R12 सदिश की भी वैल्यू लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, देखो R12 सदिश ऊपर की तरफ, ये वाला भी किधर है? मतलब इन दोनों का क्रम समान, ये विपरीत क्रम है, तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर क्या लिखा जाएगा? R2 सदिश प्लस R12 सदिश बराबर R1 सदिश। आपको क्या लिखना है? R12 सदिश क्या हो जाएगा सूत्र? R1 सदिश माइनस R2 सदिश। ध्यान से देखो इन दोनों चीजों को, R2 और R12 में क्या फर्क है? केवल माइनस का, इससे माइनस कॉमन क्या जाएगा? माइनस कॉमन आ गया, R21 सदिश माइनस। अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूं, इन दोनों की कंपैरिजन करूं तो मेरे पास क्या कंडीशन निकल के आएगी? F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश, F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश। ये तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। 11वीं क्लास में न्यूटन की गति के कुछ नियम पढ़े थे हमने, उसमें तीसरा नियम कुछ ऐसा ही था। तीसरा नियम कुछ F12 सदिश बराबर माइनस F21 सदिश, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कुछ ऐसे ही होता है। ये क्रिया है, तो हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे, किताब में भी लिखोगे आप। इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पॉइंट है वो ध्यान से देखो। पहले जो कंडीशन है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में वो है कि स्थिर आवेशों के मध्य बल, गुलाम बल जो है वो स्थिर आवेशों के लिए ही होता है। बिंदु आवेश होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो बल है वो 10 की घात -15 मीटर, मतलब मिनिमम दूरी कितनी हो सकती है आवेशों के मध्य? इतनी। अगर इससे छोटी दूरी या 1 फर्मी के बराबर, दूरी का सबसे छोटा मात्रक है ये 10 की घात -15 मीटर, फर्मी, 1 फर्मी के बराबर है, तो कितनी दूरी तक तो हमारा गुलाम बल काम करता है, स्थिर वैद्युत बल लगता है आवेशों में। अगर इससे छोटी दूरी की बात करें, 10 की घात -15 के बाद अगर हम 10 की घात -16, 17, 20 जो भी है, अगर हम इस दूरी की बात करें तो वहां गुलाम बल फेल हो जाता है, वहां विद्युत बल नहीं लगता फिर आवेशों के मध्य, फिर वहां नाभिकीय बल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कितनी दूरी तक ये संभव है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो निकल के आया वो ये है कि ये गुलाम बल जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, बट उसमें एक छोटी सी चीज का हमें ध्यान रखना है, ये जो बल लगते हैं ना वो दोनों आवेशों के मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिशी होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, दोनों को मिलाया इस तरह से, तो Q1 पर Q2 इधर लगाया, Q2 पर Q1 ने उधर लगाया। ऐसा नहीं होगा कि Q1 ने Q2 पर इधर बल लगाया और Q1 पर Q2 ने नीचे की तरफ बल लगाया। ये क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन थर्ड लॉ इस चीज को मानता है कि सही है वहां पे, पर गुलाम बल में क्या ये चीज सही है? नहीं, ये गुलाम बल के लिए ये चीज गलत है, गुलाम बल के लिए चीज गलत है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल गया कि जो गुलाम बल है, वो आवेशों के प्रति जो बल है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही लगता है। ठीक है ना, इनके अनुदिश, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। ये चीज गुलाम बल के लिए संभव नहीं है। क्रिया प्रतिक्रिया में तो सही है, बट गुलाम बल के लिए संभव नहीं है। तो ये हमने आपके लिए डिस्कस किया गुलाम बल का सदिश रूप। ठीक है, अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर 2 से ज्यादा आवेश हो उस स्थिति में क्या होगा। ठीक है ना, बहुल आवेशों के कारण गुलाम बल को हम डिस्कस करेंगे, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हो फोन कॉल से। थैंक यू।